नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक होने वाला है मुंबई में 1993 में हुआ बम ब्लास्ट। उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक बने रहना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ। 12 मार्च 1993 शुक्रवार का ये दिन अपनी तेज़ी के लिए मशहूर भारत की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई के लिए एक आम दिन जैसा ही था। अपने कल से अनजान हर कोई अपने काम में बिजी था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस दिन मुंबई में ऐसी तबाही होगी जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। साउथ बॉम्बे की दलाल स्ट्रीट, जहां बॉम्बे स्टॉक्स एक्सचेंज की 29 मंजिला इमारत है, वहां हर रोज़ की तरह सुबह से ही हलचल शुरू हो चुकी थी। बिल्डिंग के ट्रेडिंग रिंग में मौजूद करीब 4,000 लोग अपनी किस्मत आजमाने में लगे होते हैं। सबकी निगाहें शेयरों के चढ़ते और गिरते भावों पर टिकी हुई थी। तभी दोपहर के ठीक 1:30 बजे पर बीएससी के बेसमेंट में खड़ी एक गाड़ी में बहुत जोर का धमाका होता है। भले ही धमाका बेसमेंट में हुआ था, लेकिन इसकी इंटेंसिटी इतनी तेज थी कि पूरी इमारत हिल उठी। आसमान धुएं से भर गया और जैसे ही धुआं छटा, चारों तरफ लाशें, खून से लथपथ जख्मी लोग और टूटे हुए कांच और बिल्डिंग के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दिए। एक ही झटके में 84 लोग अपनी जान गंवा बैठे और 217 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन मौत की दर्दनाक कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये तो अभी शुरुआत थी। मुंबई में इस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में हुए धमाके के ठीक 47 मिनट बाद आतंक का अगला निशाना मुंबई का बिजीएस्ट और हाईली पॉपुलेशन कत्था बाजार बनता है। यहाँ खड़े एक स्कूटर में जोरदार धमाका होता है, जिसकी चपेट में आने से 5 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। इसके बाद दोपहर के 2:30 बजे तीसरा धमाका शिवसेना भवन के करीब लकी पेट्रोल पंप पर होता है, जिसमें 4 लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं और दर्जनों लोग जख्मी हो जाते हैं। यूँ तो निशाने पर शिवसेना भवन था, लेकिन इस धमाके से शिवसेना भवन बाल बाल बच गया था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, महज 3 मिनट बाद एयर इंडिया बिल्डिंग के सामने खड़ी एक कार में ज़बरदस्त विस्फोट होता है, जो कि दिन का चौथा धमाका था। इस हमले में 20 लोगों की जान चली जाती है और करीब 85 लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। मुंबई के लोगों को छलनी करने का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। शहर पर एकदम से दहशत का पहाड़ टूट पड़ा था। लोग बुरी तरह से डरे हुए थे, प्रशासन चिंतित था और सबके मन में यही सवाल था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है और धमाकों का ये सिलसिला कब थमेगा। जब तक कोई कुछ जान पाता, तब तक 2:40 पर महिम की फिर मेशन कॉलोनी पर वर्ली के सेंचुरी बाजार में एक साथ धमाका हो जाता है। इन दोनों धमाकों ने अब तक की तबाही को और भी भयानक बना दिया था। माहिम की सड़कें खून से लाल हो गई थीं। लोग जान बचाने के लिए उधर से इधर भाग रहे थे। वर्ली के सेंचुरी बाजार में हुआ धमाका अब तक के सभी 6 धमाकों में सबसे बड़ा था। सेंचुरी बाजार में पासपोर्ट ऑफिस के पास यात्रियों से खचाखच भरी बस गुजर रही थी। जैसे ही ये बस उस जीप के पास पहुंची, जीप में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की चपेट में बस भी आ गई। धमाका होते ही बस गेंद की तरह हवा में उछल गई, सड़क पर गड्ढे हो गए और इसमें सवार सभी के सभी लोग ऑन द स्पॉट मारे गए। धमाका इतने जोर का था कि मारे गए लोगों के चेहरे भी पहचान में नहीं आ रहे थे। यहाँ हुए धमाके में 113 मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और आसपास मौजूद करीब 227 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। केवल 1 से 1.5 घंटे में हुए 6 धमाकों में से मुंबई में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ें हर दिशा में गूंज रही थी। जहाँ जहाँ धमाके हुए थे, वहाँ लाशों, दर्द से कराहते लोग और टूटे हुए मलबों के अलावा कुछ भी नहीं था।
जिस हिसाब से एक के बाद एक लगातार हमले हो रहे थे और जिस तादाद में लोग मर रहे थे, ये सब देख के मुंबई पुलिस काफ़ी परेशान थी। पुलिस जब तक किसी धमाके वाली जगह तक पहुंचती तब तक किसी दूसरी जगह धमाका हो जाता। एक ही टाइम पर अलग अलग जगहों पर धमाके हो रहे कि धमाकों की वजह से पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि धमाके कोई सामने से नहीं कर रहा था जो पुलिस सीधे तौर पर उसे निपट पाती। एक ही घंटे में आतंक का माहौल पूरे पूरे बॉम्बे में पसर चुका था। ऐसा लग रहा था कि शहर की धड़कनों को जैसे किसी ने थाम लिया है। बॉम्बे अपनी रफ्तार खो चुका था और जो लोग घंटे भर पहले तक काम में डूबे थे वह अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। धमाकों के सिलसिले में सातवां बम विस्फोट दोपहर के 3 से 5 मिनट पर झावेरी बाजार में होता है। हीरे और जवेरात से चमकाने वाला ये बाजार अचानक काले धुएं और मलबे से ढका गया। जहां कुछ देर पहले लोग अपनी रोजमर्रा की खरीदारी कर रहे थे, वहां अब सिर्फ चीखे टूटे कांच और बिखरी हुई दुकानें रह गई थी। इस धमाके में 70 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि करीब 60 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लोग सब अभी सदमे में उभर नहीं पाए थे कि ठीक 5 मिनट के बाद एक और भयानक धमाके ने शहर को हिला के रख दिया। इस बार धमाका बांद्रा के होटल सी रॉक में एक्सप्लोसिव से भरे हुए एक सूटकेस के ब्लास्ट होने की वजह से हुआ था। इस धमाके से होटल की खिड़कियां और दरवाजे चकनाचूर हो गए। यहाँ किस्मत से किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन होटल में मौजूद लोगों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। कोई फर्श पर पड़ा था तो कोई एक कोने में सहमा हुआ खड़ा था। हर कोई सिर्फ इस इंतजार में था कि ये काला दिन कब तक खत्म होगा। मुंबई जो कभी रुकती नहीं थी, वह पूरी तरह थम चुकी थी। इन धमाकों ने सपनों के इस शहर को लहूलुहान करके रख दिया था। इसके कुछ मिनट बाद प्लाजा सिनेमा की पार्किंग में दिन का 9वां जुहू के होटल में सेंटर में 10वां शहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर 11वां और एयरपोर्ट के सेंटर हॉल के पास 12वां धमाका होता है। दोपहर 1:30 शुरू हुआ धमाकों का सिलसिला आखिरकार दोपहर के 3:40 पर थम पाता है। 2 घंटे 10 मिनट के भीतर इन 12 धमाकों की वजह से कुल 257 लोग मारे जाते हैं, जबकि 713 लोग बुरी तरह से घायल होते हैं। अब धमाकों का सिलसिला तो थम गया था, लेकिन पुलिस को कोई सवाल खाए जा रहे थे कि आखिर इन सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कौन था, धमाके किसने और क्यों करवाए थे, सैकड़ों मासूम लोगों की जान लेने के पीछे आखिर वजह क्या थी, और आखिर एक ही समय पर 12 धमाकों की इतनी बड़ी साजिश कब और कैसे रची गई। 1993 में 12 ब्लास्ट टुक प्लेस इन मुंबई। इन सीरियल धमाकों में 257 लोग मौत की नींद सो गए। द कैट ऑफ स्टार संजय दत्त, हु फेसिंग 6 ईयर जेल टर्म फॉर पेसिंग इनलीगल उसने दाऊद इब्राहिम के गिरोह पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI से लेकर अपने परिवार तक का इस्तेमाल किया। कितनों के सुहाग छीने गए, कितने अनाथ हो गए, कितनों की कलाइयाँ सोनी हो गई। धमाकों के थम जाने के बाद इसकी जांच के लिए सरकार के आदेश पर बम्बे को 4 रीजन और 10 जोन में डिवाइड किया गया और हर रीजन की कमान DIG रैंक के ऑफिसर को सौंपी गई। मुंबई पुलिस की तरफ से DCP राकेश मारिया, अरूप पटनायक और कमिश्नर AS सांबरा सबसे अहम भूमिका में थे। शाम तक धमाकों वाली जगह की पुलिस तकशीफ करती रह गई। 1-2 जगह को छोड़कर धमाका करने के लिए स्कूटर या कार का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए पुलिस ने लोगों से अपील की कि कोई भी लावारिस वाहन दिखने पर उसकी खबर फौरन मुंबई पुलिस तक पहुंचाई जाए। इसके बाद 14 मार्च को पुलिस को दादर इलाके से एक लावारिस स्कूटर की खबर मिलती है। जब एंटी बॉम्ब स्क्वाड की टीम स्कूटर की जांच करती है तो स्कूटर की डिक्की में उन्हें 12 किलो RDX मिलता है। इसका इस्तेमाल 12 मार्च को ही धमाके के लिए किया जाना था, लेकिन किस्मत से इसमें किसी वजह से धमाका नहीं हो पाया था। हालांकि ये स्कूटर बिना नंबर प्लेट का था, इसीलिए स्कूटर के मालिक का पता नहीं चल सका। कुछ घंटे बाद पुलिस को
वर्ली इलाके में एक लावारिस मिलते हैं। पुलिस इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच करवाती है तो पता चलता है कि ये गाड़ी माहिम मिला के की अल हुसैनी बिल्डिंग में रहने वाले रूबानी मेमन के नाम पर रजिस्टर है। इसके बाद पुलिस सीधे अल हुसैनी बिल्डिंग जा पहुंचती है, लेकिन वहां रूबानी मेमन के घर पर ताला लगा हुआ था। यहाँ घर रूबानी मेमन के ब्रदर इन लॉ इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रजाक मेमन का था, जो टाइगर मेमन के नाम से एक मशहूर स्मगलर था और पूरे परिवार के साथ इसी बिल्डिंग में रहा करता था। हमले के बाद पूरे मेमन परिवार का घर से गायब होने और उनकी कार से हथियार मिलने की वजह से पुलिस का शक मेमन परिवार पर गहरा जाता है। इसके बाद पुलिस अपनी जांच के लिए उस घर का दरवाज़ा तोड़ देती है और यहाँ मौजूद सब चीज़ों की बारीकी से जांच करने लगती है। इस जांच में मेमन के घर से पुलिस को कुछ चाबियां हाथ लगती हैं, जिसमें एक चाबी एक स्कूटर की भी होती है। पुलिस को शक था कि अगर इन धमाकों के पीछे टाइगर मेमन का हाथ था तो ज़रूर ये चाबी दादर में मिले लावारिस स्कूटर की हो सकती है। जैसे ही चाबी को स्कूटर में लगाया जाता है तो पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। वो चाबी उसी स्कूटर की थी। अब साफ था कि बॉम्ब ब्लास्ट में टाइगर मेमन और उसके परिवार का हाथ था। मुंबई पुलिस को मेमन फैमिली के घर पर रेड में एक कार्टन भी बरामद हुआ, जिस पर वह नोबल इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था। ये एक पाकिस्तानी फर्म थी जो एक्सप्लोजिव बनाती थी। पुलिस ने जब कड़ियों का जोड़ा तो साफ हो गया कि इस पूरी साजिश में पाकिस्तान भी इन्वॉल्वमेंट था और धमाके के लिए एक्सप्लोजिव पाकिस्तान से ही आया था। अब मुंबई पुलिस को धीरे धीरे पता चल रहा था कितने बड़े हमलों की साजिश को कितने बड़े लेवल पर प्लान किया गया था। लेकिन आगे अभी पुलिस को इस बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़े ऐसे ऐसे राज पता चलने वाले थे जो सबको हिला कर रख देने वाले थे। पुलिस आगे की जांच के लिए टाइगर मेमन और उसके परिवार से जुड़े लोगों की तलाश में जुट जाती है। इस क्रम में 14 मार्च को पुलिस के हाथ टाइगर मेमन का मैनेजर अजगर मुकदम लगता है, जो इस बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग के बारे में काफ़ी कुछ जानता था। यहाँ तक कि प्लाजा थिएटर में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो उसने खुद अपने एक साथी शहनवाज कुरैशी के साथ प्लांट किया था। जब पुलिस ने उससे बहुत सख्ती से पूछताछ की तो वह पूरी साजिश का खुलासा कर देता है। उसने टाइगर मेमन से लेकर जावेद चिकना तक के सबके नाम खोलकर रख दिए। उसने ये भी बताया कि 12 मार्च की दोपहर उस रॉक जुहू सेंटर ऑफ एयरपोर्ट सेंटर बॉम्ब्स रखने वो खुद अपने कजिन शोएब गंजर, परवेज शेख, अनवर थेबा और मुफ्तार रानी के साथ गया था। इसी बीच पुलिस के हाथ टाइगर मेमन का एक और करीबी बादशाह खान लगता है, जिसका असली नाम जान खान उस्मान खान होता है। उसने मुंबई पुलिस को बताया कि वह शुरू से ही इस हमले की कोर टीम में था। उसे पाकिस्तानी भेजा गया था, जहां उसने एक्सप्लोजिव के हैंडल करने और बॉम्ब मेकिंग की ट्रेनिंग ली थी। पाकिस्तान से लौटने के बाद टाइगर मेमन ने बिग स्पेशल होटल में दिसंबर 1992 के अंत में एक मीटिंग रखी थी, जहां पहली बार इस हमले की साजिश तैयारी की गई। बादशाह खान ने पुलिस को यह बताया कि सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए 12 से ज़्यादा जगहों पर सर्वे किया गया था। उसने खुद कम से कम 6 बार अलग अलग रेकी की थी। बम्स को अल हुसैनी बिल्डिंग में टाइगर मेमन के घर पर असेंबल किया गया था। हमले के दिन उसे ग्रेनेड अटैक करने की जिम्मेदारी दी गई थी और उसके चार्ज में वही पुलिस की दूसरी टीम मिल रही थी। लीड्स को फॉलो करते हुए जगह जगह छानबीन कर रही होती है। 23 मार्च को पुलिस के हाथ जावेरी बाजार के पास शेखर मेमन स्ट्रीट पर कुछ बड़े सूटकेस हाथ लगते हैं, जिनमें 12 AK-56 राइफल, 195 हैंड ग्रेनेड्स और बहुत सारी 5mm पिस्टल होती है। इसके 3 दिन बाद पुलिस को मुंब्रा इलाके में एक घर से RDA भरे हुए कई बैग्स मिलते हैं, जिनका कुल वजन 1500 किलो था। एक्सप्लोजिव मिलने का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। इसके बाद पुलिस नगला बंदर से भी RDX से भी बड़ी बोरी बरामद करती है, जिनका कुल वजन करीब 2000 किलो होता है। इतना ज़्यादा RDX देखकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ था। इससे पहले देश में कभी इतनी मात्रा में RDX नहीं बरामद हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि एक्सप्लोजिव अगर ब्लास्ट हो जाते तो इनका परिणाम उन धमाकों से कभी घातक होता जो 12 मार्च से
12 मार्च को हुए थे। अब तक की जांच में पुलिस ने इस केस से जुड़े कई लोगों को अरेस्ट कर लिया था, जिनसे पूछताछ में साफ साफ पता चल रहा था कि धमाकों की साजिश में पाकिस्तान और आईएएस का बहुत बड़ा रोल था। यह सब आरडीएक्स पाकिस्तान से ही आए थे, लेकिन पुलिस के सामने सवाल ये था कि पाकिस्तान से मुंबई में आखिर इतनी बड़ा मात्रा में आरडीएक्स कैसे पहुंचा। पुलिस इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए कस्टम के कई ऑफिसर्स को इंटरोगेट लगाती है। इसी दौरान पुलिस इब्राहिम आलियास बाबा मसा चौहान को भी अरेस्ट करती है। बाबा चौहान ने हथियार को डिस्ट्रीब्यूटर का काम किया था। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि इस साजिश में न केवल टाइगर मेमन और पाकिस्तान की आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट है, बल्कि गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम, उसका भाई अनीस इब्राहिम और उसका करीबी अब्बू सलीम भी इसी सीरियल ब्लास्ट में मुख्य जिम्मेदारियों में से वो दो फिल्म प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला का भी नाम पुलिस को बताता है। जब पुलिस समीर और हनीफ से पूछताछ करती है तो वह पुलिस को ताना देते हुए कहते हैं कि आप बड़े लोग तो नहीं पकड़ते क्या। पुलिस जब उनसे पूछती है तो कि वह किसकी बात कर रहे हैं, तो वो एक नाम लेते हैं, संजू बाबा। पुलिस समझ गई थी कि बात किसकी हो रही है, लेकिन फिर भी पुलिस कंफर्म करने के लिए पूछती है, कौन संजू। वो दोनों फिर साफ साफ शब्दों में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त का नाम बता देते हैं। जब ये खबर बाहर आती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। उस समय संजय दत्त मॉरिशस में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और इस जांच की खबर उन तक भी पहुंच गई थी। उन्होंने और उनके पिता सुनील दत्त ने पुलिस को भरोसा दिलाया कि वह हर तरह से पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे। जैसे ही 19 अप्रैल को वो इंडिया वापस लौटे, उन्हें मुंबई एयरपोर्ट से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। डीसी राकेश मारिया ने खुद संजय दत्त से पूछताछ की। संजय दत्त ने शुरू में केवल यही कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। राकेश मारिया उनके जवाब से गुस्से में से भर उठे। राकेश मारिया को इस केस की जांच करते हुए 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुका था और अब उनके सब्र का बांधा टूट चुका था। उन्होंने गुस्से में एक बहुत बड़ा तेज चाटा संजय दत्त के गाल पर चढ़ा दिया। संजय दत्त जो पहले से ही काफ़ी डरे हुए थे, वो अब रोने लगे। इसके बाद उन्होंने राकेश मारिया को सब बता दिया। फिल्म प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला ने उनके बारे में जो जानकारी दी थी, उन्होंने वह सब कबूल कर लिया। संजय दत्त को हमले से कई दिन पहले अनीस इब्राहिम के कहने पर बहुत सारी राइफल, ग्रेनेड्स और पिस्तल भेजी गई थी, लेकिन बहुत सारे वेपन्स देखकर वह घबरा गया था। इसीलिए उन्होंने केवल कुछ ही वेपन्स अपने पास रखे, बाकी सब लौटा दिए थे। संजय दत्त ने जब पूछा गया कि वह हथियार अब कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने घबराकर बाद में उन्हें वेपन्स को अपने कुछ करीबी दोस्तों से कहकर डिस्ट्रॉय करवा दिया था। इस तरह मुंबई पुलिस की इस जांच में सारा रहस्य से पर्दा हट चुका था। इस अटैक के मास्टरमाइंड के रूप में उनके सामने टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसएस का नाम था, जहां पुलिस की जांच चल रही थी। उसी दौरान मुंबई में पॉलिटिकल ड्रामा भी चल रहा था। दरअसल 12 मार्च 1933 को मुंबई में जिन 12 जगहों पर धमाके हुए थे, वो सब हिंदू मेजोरिटी एरियाज में। ऐसे में उस समय के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर शरद पवार को डर था कि कहीं इसी वजह से कम्युनली दंगे ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने ये घोषणा की कि ब्लास्ट बार नहीं बल्कि 13 जगहों पर हुए हैं। उन्होंने इस 13वें ब्लास्ट में एक मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके का नाम जोड़ दिया। इसी के अलावा इन्होंने धमाकों के लिए एलटीटी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जांच ने सारे खुलासे कर दिए। पुलिस को जांच में ये भी पता चल गया क्यों 12 के 12 धमाके हिंदुओं के इलाके में हुए और वो कैसे टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम और आईएसआई इन सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के लिए एक हुए, कैसे इसकी पूरी प्लानिंग की गई। दरअसल 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया, तो इससे मुस्लिम कम्युनिटी को काफ़ी बुरा लगा। काफ़ी मुस्लिम लोग गुस्से से भरे गए और उसके बाद देश में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे कि आग ने बॉम्बे को भी अपनी चपेट में ले लिया था। और दिसंबर 1992 में जब 92 से जनवरी 1993 के दौरान शहर
शहर की गलियां खून से रंग रंग गई, लोगों के मकान जला दिए गए और दुकानें लूट ली गई। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच गहरी दरार पड़ चुकी थी और इन दंगों में दोनों तरफ से सैकड़ों लोग मारे गए। एक दंगे के दौरान दंगाइयों ने टाइगर मेमन की तिजारत इंटरनेशनल कंपनी का ऑफिस भी आग के हवाले कर दिया। बाबरी मस्जिद के विवाहित ढांचे के गिरने से टाइगर मेमन का खून वैसे ही खोला हुआ था। अपने ऑफिस को आग में जलता देख उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने तभी ठान लिया कि वो इसका बदला पूरी मुंबई को आग और धमाकों के हवाले करके लेगा। उसने इसको लेकर गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के कांटेस्ट किया तो तब तक भारत छोड़कर दुबई शिफ्ट हो चुका था। एक पावरफुल अंडरवर्ल्ड फिगर बन चुका था। दाऊद भी बाबरी मस्जिद के गिराए जाने और उसके बाद हुए दंगों में मारे गए मुसलमानों का बदला लेना चाहता था। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई भारत के पूरी सिचुएशन को एक मौके की तरफ देख रही थी। उस समय आईएसआई का चीफ जावेद नासिर था, जो तबलीगी जमात नाम की इस्लामिक मिशनरी आउटफिट से भी जुड़ा हुआ था। उसे इंडिया को नुकसान पहुंचाने का ये सबसे अच्छा मौका लगा। इसके बाद मुलाकातों के दौर शुरू हुए। टाइगर मेमन दुबई में तौफीक जलियावाला, दाऊद के भाई अनीस, इब्राहिम, मुस्तफ़ा दोसा, आईएस से जुड़े लोगों और कुछ अरब रईसों से मिला। यहाँ सबने मिलकर मुंबई को दहलाने की प्लानिंग बनाई, क्योंकि मुंबई की स्मगलिंग रैकेट पर टाइगर मेमन की मजबूत पकड़ थी। इसीलिए पाकिस्तान से हथियार को मुंबई तक पहुंचाने का जिम्मा उसी को दिया गया, जबकि फंड्स और वेपन्स के अरेंजमेंट की जिम्मेदारी कराची बेस ड्रग ट्रैफिकर तौफीक जलियावाला को सौंपी गई। इसके बाद धमाके कहाँ कहाँ करने हैं ये प्लान बनने लगा। दाऊद इब्राहिम और आईएसआई भारत में एक ऐसा हमला करना चाहते थे कि जिसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। इसीलिए एक ही दिन में एक ही समय पर दुबई में मुंबई धमाके करने का प्लान बना था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जा सकें और चारों तरफ केस की स्थिति बन जाए। इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए पैसे का बड़ा पैमाने पर लेन देन किया जाना था। इसीलिए इसके लिए टाइगर ने अपने भाई याकूब मेमन को भी इस साजिश का हिस्सा बना लिया, जो प्रोफेशन से एक सीए था। उसके परिवार के नाम पर बांद्रा HSBC बैंक में 4 NRI बैंक अकाउंट्स थे, जिसका एक्सेस याकूब के पास था। इसके अलावा डेवलप कॉरपोरेशन बैंक में मेमन की कंपनी तिजारत इंटरनेशनल के बैंक अकाउंट में भी थी, जिनमें उसके बाद काफ़ी पैसों की लेन देन की गई। इसके बाद आईएसआई ने जनवरी 1993 में पाकिस्तानी से RD1 राइफल और ग्रेनेड को और हमला करने के लिए उन जगहों की लिस्ट बनाई जाती है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा वाक्य होता है जिससे टाइगर मेमन का प्लान पूरी तरह से चौपट हो सकता था। टाइगर मेमन का एक आदमी गुल मोहम्मद आलिया गुल्लू पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटने के बाद से ही डरा हुआ था। उसका इतने दिनों में मन बदल चुका था। उसे चिंता थी कि वह अगर वह धमाके है तो उसकी वजह से उसके परिवार को भी काफ़ी कुछ सहना पड़ेगा। कुछ महीने पहले मुंबई में जो दंगे हुए थे उसमें भी उसका नाम था, जिस वजह से वो पहले से ही पुलिस के निशाने पर था। इसीलिए वह डर कर 9 मार्च को मुंबई पुलिस के सामने खुद सरेंडर कर देता है। खुद से ही पुलिस के सामने टाइगर मेमन के प्लान के सारे कच्चे चिट्ठे खोलकर रख देता है। उसने पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेने से मुंबई में धमाके कहाँ कहाँ होने वाले हैं यहाँ तक पुलिस को बता दिया, लेकिन मुंबई पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। पुलिस को लगता है ऐसे ही बातें बना रहा है, इसीलिए पुलिस इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेती है। इधर जब गुल मोहम्मद के अरे होने की खबर टाइगर मेमन को पता चली तो वो काफ़ी परेशान हो गया। पहले वो इस हमले को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर अप्रैल 1993 में करने वाला था, क्योंकि इस दिन हिंदू इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होती है, जिस वजह से ज़्यादा जाने जाती। लेकिन जयंती में पूरे 1 महीने का समय था और ऐसे में उसे डर था कि अगर उसने धमाके करने में 1 महीने का इंतज़ार किया तो पुलिस उस तक पहुंच सकती है। गुल मोहम्मद की गिरफ्तारी से घबराया टाइगर मेमन जल्दी ही अपने पूरे परिवार को दुबई भेज देता है। इसके बाद वह अपने घर में अपने सहयोगियों की एक मीटिंग बुलाता है, जहां मुंबई को दहलाने के लिए 12 मार्च की तारीख तय होती है। अब उन्हें सारी तैयारी जल्दी से जल्दी करनी थी,
क्योंकि उनके पास केवल एक दिन का समय था। उसके सभी साथी छुपाकर RX 135 12 मार्च 1993 की दोपहर अलग अलग जगहों पर बम ब्लास्ट होने लगते हैं। महज 2 घंटे 10 मिनट में मुंबई 12 जोरदार धमाकों से दहल उठता है। पुलिस का गुल मोहम्मद की बातों पर विश्वास न करना मुंबई के लोगों को बहुत भारी पड़ता है और इस हमले में 257 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। लेकिन टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम और ISI का प्लान केवल यहीं तक सीमित नहीं था। ISI ने सिर्फ टारगेट लिस्ट बनाने, एक्सप्लोजिव फाइनेंस और ट्रेनिंग देने तक ही मदद नहीं की थी, बल्कि इसमें भी खतरनाक फेज 2 को अंजाम देने की तैयारी थी। इस फेज के तहत सभी गैंगस्टर को बम धमाके के बाद राइफल और हैंड ग्रेनेड लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, मंत्रालय, शिवसेना भवन और BMC बिल्डिंग जैसी जगहों पर घुसकर गवर्नमेंट ऑफिशियल और बड़े बड़े नेताओं को मारना था। ISI ने दाऊद की डी कंपनी के स्मगलिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए भारी मात्रा में राइफल, 40,000 राउंड और ऑफ एम्यूनिशी एंड 450 हैंड ग्रेनेड भारत पहुंचाए थे। लेकिन यह फेस तब फेल हो गया जब वेपर्स ट्रेनिंग ले चुके टाइगर मेमन के गुंडे बम धमाकों के बाद घबरा गए और पकड़े जाने डर से उनमें से कई शहर छोड़कर भाग गए। मुंबई पुलिस ने जी तोड़ मेहनत के बाद इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगा लिया था। इसीलिए 4 नवंबर 1993 को मुंबई पुलिस ने 10,000 पेजेस की प्राइमरी चार्जशीट फाइल की, जिसमें 179 लोग एक्यूज थे। 15 दिन बाद इस हमले की और अच्छे से जांच के लिए एक केस को CBI को ट्रांसफ़र कर दिया। करीब 1.5 साल की CBI की इन्वेस्टिगेशन के बाद अप्रैल 1995 में टेररिस्ट एंड डीजर अपटीवो ने इस केस की सुनवाई करते हुए 26 एक्यूज को निर्दोष मानते हुए इस केस को डिस्चार्ज कर दिया। इस दौरान 100 से ज़्यादा लोग अरेस्ट किए जा चुके थे। टाइगर मेमन के छोटे भाई याकूब मेमन को भी 1994 में पुलिस ने काठमांडू एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया था, जो हमले के वक्त दुबई और पाकिस्तान में छिपकर बैठा हुआ था। इसके बाद अब्बू सालेम को भी पकड़ लिया गया, जो पोर्तुगल की जेल में बंद था। पोर्तुगल की सरकार ने उसे 2005 में इस कंडीशन पर इंडिया को सौंपा था कि उसे कभी फांसी की सज़ा ना दी जाए। इस तरह इस अटैक के जिम्मेदार कई लोग तो पकड़ लिए गए, लेकिन इस हमले के सबसे बड़े दोषी टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम बहुत कोशिशों के बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लग सके। जहां टाइगर मेमन खुद को विदेश के किसी कोने में छिपा लिया, तो वही दाऊद इब्राहिम अपने साथियों के साथ मुंबई अटैक के तुरंत बाद दुबई से पाकिस्तान भाग आया और पाकिस्तान ने उसे भारत से बचाने में भरपूर मदद की। इसके बाद कोर्ट में कई सालों तक इस केस का ट्रायल चलता रहा। सितंबर 2006 में टाडा कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। टाडा कोर्ट जज प्रमोद कोडे ने 100 आरोपियों को दोषी ठहराया। इन 100 दोषियों में से 99 को सज़ा सुनाई गई, जबकि एक आरोपी को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट POS रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने 11 लोगों को डेथ पेनल्टी दी थी, जिसमें याकूब मेमन का भी नाम था। कोर्ट ने इस हमले में मेन कंस्टिट्यूटर्स में से एक माना था याकूब मेमन समेत 11 की 11 लोगों ने टाडा के डेथ पेनल्टी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन का डेथ सेंटेंस बरकरार रखा, जबकि बाकी के 10 की डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजमेंट में बदल दिया। इस तरह याकूब मेमन को फांसी होनी थी, जबकि टोटल 20 लोगों को उम्र कैद की सज़ा मिलनी थी। बाकी मुजरिमों को 2 साल की जेल से लेकर 14 साल की कैद की सज़ा दी गई। संजय दत्त को भी अपने घर में इनलीगल वेपन्स रखने के जुर्म में 5 साल की सज़ा सुनाई गई। संजय दत्त का जो केसी आदा जिनिया नाम का दोस्त था, जिसने उनके वेपन्स को उनके कहने पर डिस्ट्रॉय किया था, उन्हें भी 2 साल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि इसके बाद 1 साल कर दिया गया। कोर्ट ने कस्टम ऑफिसर RK सिंह, जयवंत गरव, मोहम्मद सुल्तान सैयद और सुधान तल अवैध करर को भी सज़ा सुनाई थी। साथ ही मुंबई पुलिस के विजय पाटिल, अशोक नारायण, मुनेश्वर PM, महादिक रमेश माली और SY पलिश करर को भी इस मामले में दोषी मानते हुए सज़ा सुनाई गई। इन सब पर एक्सप्लोजिव को भारत तक लाने और
इसे महीने तक छुपा कर रखने में गैंगस्टर की मदद करने का आरोप था। याकूब मेमन ने अपनी फांसी रुकवाने की काफ़ी कोशिश की। उसने प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के पास भी अपनी जान बख्शने की गुहार लगाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो सका और प्रणब मुखर्जी ने याकूब की मर्सी पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया। भारतीय लोग इस फैसले से काफ़ी खुश थे, लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे भी थे जो याकूब को फांसी पर लटकते हुए नहीं देखना चाहते थे। इनमें से एक नाम बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का नाम भी था, जिन्होंने फांसी को गलत करार दिया। इसके बाद अलग अलग फील्ड में 40 पॉपुलर लोगों ने प्रेसिडेंट के पास कॉमन लेटर लिखकर याकूब की फांसी को रोकने की अपील की, लेकिन इस बार भी प्रणब मुखर्जी ने इस पर गौर नहीं किया, जिसके बाद याकूब मेमन को 30 जुलाई 2015 को सुबह 6:30 पर नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। संयोग से याकूब मेमन का उस दिन जन्मदिन भी था। उसका जन्मदिन ही उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बन गया। इसी तरह याकूब मेमन को जरूर फांसी दी गई, लेकिन इस हमले के मास्टरमाइंड टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम समेत 27 लोग अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अगर